हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी में जेएसए का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। अभी एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के थ्रू जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें जेएसए का भी पोस्ट था। तो जेएसए का दो था, एक हेडक्वार्टर काडर का और एक जेएनवी काडर का। तो इसमें जो जेएनवी काडर का हो है उसका जॉब प्रोफाइल आपको बताएंगे, ठीक है ना। जो हेडक्वार्टर काडर या आरओ काडर का है उसका एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जेएसए काडर जेएसए होते हैं जो जेएनवी में, तो उनका सैलरी कितनी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। ड्यूटीज क्या करनी पड़ती है, क्या काम करना पड़ता है, लीव्स कितनी मिलती हैं, छुट्टियां कितनी मिलती है, प्रमोशन के क्या नियम है, कितने साल में प्रमोशन हो जाता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है तो उसके क्या नियम है, कैसे उसको रिम्बर्समेंट करना होता है, ठीक है। तो जेएसए को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो सारा डिटेल से आपको शुरू से अंत तक आप वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ये जैसे जो जेएनवी काडर है उसका ही वीडियो बना रहा हूँ। जो हेडक्वार्टर काडर या रीजनल ऑफिस वाले होते हैं तो उनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उनका थोड़ा अलग होगा, ठीक है ना। क्योंकि उनकी सैलरी का भी स्ट्रक्चर अलग है और जो जॉब प्रोफाइल का भी अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि जो जैसे होते हैं ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और जो लेवल 2 होता है, ठीक है ना। तो लेवल 2 का जॉब है ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और इनका जो पे बैंड होता है तो स्टार्टिंग 19,900 से 63,200 होता है। जो बेसिक सैलरी रहता है ना, 19,900 स्टार्टिंग में बेसिक मिलेगा और लास्ट में 63,200, ठीक है। और यह बिना प्रमोशन के, अगर प्रमोशन होता है तब तो आपका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, लेवल चेंज हो जाएगा, तब तो आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक अगर प्रमोशन नहीं होता है तो आप इसी में रहेंगे, ठीक है ना। 19,900 से 63,200 के बीच में ये तो आपका बेसिक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो डीए वगैरह मिलेगा वो अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो बेसिक है स्टार्टिंग 19,900 आपको मिलेगा और अभी जो डीए है 55% चल रहा है ना। तो बेसिक का 55% कैलकुलेट करेंगे तो जो डीए है, डीएनएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, तो 10,945 आ जाएगा, 10,945, ठीक है। जब आपका ज्वाइनिंग होगा, अभी तो आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद मेरिट आएगा, तो उस समय में लगभग आपको 1 साल कम से कम टाइम लगेगा। तो उतना दिन में, ठीक है, तो उतना दिन में डीए कम से कम 10% तो बढ़ ही जाएगा और हो सकता है उस समय तक 8 पे कमीशन भी आ जाएगा। तो 8 पे कमीशन आ जाएगा तो उस नियम चेंज हो जाएगा, उसमें बेसिक भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस समय तो कुछ अलग ही नियम हो जाएगा। अगर 2000 गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन, अभी तो 7वां पे कमीशन चल रहा है तो 8वां पे कमीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के अनुसार ही हम बता रहे हैं, 8वां पे कमीशन जब आएगा उस समय तो दूसरा नियम रहेगा, तो उसका एक अलग वीडियो बना देंगे जब आएगा तब। अभी तो नहीं आया है तो अभी के अनुसार ही आपको बता रहे हैं। तो डीए है, डीएनएस अलाउंस 10,945 रुपये आपको मिलेगा। उसके अलावा टीए रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 900 रुपये मिलता है, ठीक है। उसके अलावा डीए ऑन टीए है, डी ऑन टीए है वो आपका 495 रुपया हो जाएगा। जो टीए के बात किया जाए, अगर आप हेडक्वार्टर काडर या रीजनल ऑफिस में रहते तो वहाँ आपको 1,350 रुपया मिलता है टीए, ठीक है। लेकिन डीए ऑन टी यहाँ पर स्कूल में, क्योंकि छोटे रीजनल ऑफिस बड़े टाउन में रहते हैं, बड़े सिटी में रहते हैं, हेडक्वार्टर भी बड़े सिटी में रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो आपका ये है जेएनवी, वो छोटे टाउन में रहते हैं। छोटे टाउन क्या, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो वो जेड सिटी के हिसाब से वहाँ आपको 900 मिलेंगे और डी ऑन टी आपका 495 हो जाएगा। और यहाँ समिति कंट्रीब्यूशन, तो समिति कंट्रीब्यूशन भी आपको 14% मिलेगा, जो कि बेसिक एंड डीए का रहेगा। तो बेसिक एंड डीए का 14% आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,318 रुपये आ जाएगा और ग्रॉस आपका बन जाएगा 36,558 रुपया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ डिडक्शन भी होगा, तो डिडक्शन आपका जो एनपीएस का खुद का शेयर, बेसिक एंड डीए का 10% और जो समिति का कंट्रीब्यूशन आपने ऊपर देखा था तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल 7,403 रुपये आपको माइनस हो जाएगा। इस तरह से नेट सैलरी आपको 29,155 मिलेगी। ये स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। और उसके अलावा जो हेडक्वार्टर अगर काडर के रहते हैं उनको हाउस रेंट अलाउंस भी मिल जाती, क्योंकि जेएनवी में क्वार्टर मिल जाते हैं तो उनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रीजनल ऑफिस में रहेंगे या हेडक्वार्टर में रहेंगे तो वहाँ आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगी। वह सिटी पर डिपेंड करेगी, जैसे कि अगर आप एक सिटी में रहते हैं, ठीक है ना,
तो वहाँ पर ही आपको 30% मिलेगी, ठीक है ना, बेसिक का 30%। उसी तरह से YCT में, ठीक है ना, तो अगर आपका डिपेंड करता है आपका हेडक्वार्टर या रीजनल, हेडक्वार्टर तो एक ही है, नोएडा में है, और जो रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, उसी तरह से अलग अलग है, तो लखनऊ हो गया। तो जहाँ है वो किस सिटी में है, YCT में आता है कि जेड सिटी में आता है, जेड तो नहीं आएगा, एक से या वाई आएगा, ठीक है ना, जो सिटी में है उसके अनुसार आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगी। उसके अलावा इंक्रीमेंट की बात किया जाए तो आपका इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है, लेकिन जो पहला इंक्रीमेंट है, जो पहली बार जब आपको इंक्रीमेंट लगेगी, जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो भी पहला जनवरी आएगा या पहला जुलाई आएगा, जो पहले आ जाए उस दिन आपका इंक्रीमेंट लग जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हर साल एक इंक्रीमेंट लगेगी, ठीक है ना। तो अगर आपका जो इंक्रीमेंट, अगर आपका पहला इंक्रीमेंट अगर 1 जनवरी को लगा है तो अगले साल भी 1 जनवरी को ही लगेगा, अगर 1 जुलाई को लगा है तो अगले साल भी 1 जुलाई को ही लगेगा। और ये इंक्रीमेंट कैसे लगता है, तो एज पर 7th CPC टेबल, जो 7th CPC है, 7th पे कमीशन आया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक टेबल बना दिया था, तो टेबल में तो अगर आप स्टार्टिंग में जो जिस टेबल में मतलब लेवल 2 का में अगर पहला रो में आपका 19,900 है, तो अगला लगेगा तो उसी के अगला सेल में आपका हो जाएगा। तो जो टेबल है, अगर आप टेबल नहीं देखना चाहें, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। और वह जनरली रहता है 3%, जो बेसिक स्टार्टिंग रहेगा तो उसका 3% बढ़ जाएगा, फिर अगले साल 3% बढ़ जाएगा, इस टाइप से। लेकिन वह अप्रॉक्स में कैलकुलेट करके और टेबल में बना दिया गया था। टेबल में आप देख सकते हैं आराम से कि अगला आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा प्रमोशन की बात किया जाए तो जैसे में जो ग्रेड पे होता है 1900 रहता है, तो 3 साल अगर आपका सर्विस हो जाएगा, ठीक ना, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तब आप SSA के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका 2400 ग्रेड पे होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, अगर आप 12th पे अगर GSC के लगे हैं 12th के बेसिस पे, तो आपको 5 साल इंतज़ार करना होगा। 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं SSA का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि SSA के रूप में आप 3 साल काम कर लेंगे, जो ग्रेजुएट हैं वो भी और जो ग्रेजुएट नहीं है वो भी। अगर SSA के रूप में 3 साल काम कर लेंगे तो आप OS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड जो हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में रहते हैं उसको पोस्ट को ASO बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। तो उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका ग्रेड पे 4200 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप OS या ASO के रूप में 3 साल काम कर लेंगे, तो उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका पोस्ट स्कूल में तो नहीं होता है, उसका पोस्ट हेडक्वार्टर में होता है और रीजनल ऑफिस में रहता है, और उसका ग्रेड पे 4600 रहता है, 4600, ठीक है। उसके बाद जब आप सेक्शन ऑफिसर के रूप में 5 ईयर काम कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप अगला डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पोस्ट के लिए होता है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन वो केवल ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हैं वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 12th बेसिस पे लगे थे GSA के रूप में वो इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सारी आप देख सकते हैं प्रमोशन। और जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनका ग्रेड पे शायद 8700 होती है, ठीक है ना। उसके बाद लीव्स की बात किया जाएगा, कितनी छुट्टियां मिलेगी, तो सबसे पहले 30 EL मिलेगी, जिसको अर्जित अवकाश हिंदी में बोला जाता है। उसके अलावा 8 CL मिलेंगे, कैजुअल लीव, जिसको हिंदी में आकस्मिक अवकाश बोला जाता है। उसके अलावा 2 RH मिलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, हिंदी में इसको प्रतिबंधित अवकाश बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा 17 गजेटेड हॉलीडे मिलती है, तो 17 गजेटेड हॉलीडे मिलती है, ठीक है ना, जो पर्व त्यौहार के दिन में मिलती है, ठीक है ना। उसके अलावा 20 HPL मिलती है, हाफ पे लीव, जिसको लोग मेडिकल लीव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा वीक में एक आपको छुट्टी मिलेगी, वीकली ऑफ, ठीक है ना, संडे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रेसिडेंशियल स्कूल है, तो हो सकता है आपको संडे को भी वीकली ऑफ मिल जाए, या हो सकता है किसी दूसरे दिन भी मिल जाए, लेकिन सप्ताह में एक दिन वीकली ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अदर बेनिफिट की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको हाउस रेंट अलाउंस यहाँ नहीं मिलती है, तो उसके बदले में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगी, जो कि टाइप 2 रहेगी। तो टाइप 2 क्वार्टर रहता है गवर्नमेंट, तो उसमें 2 रूम रहते हैं, ठीक है, 2 रूम हो जाएंगे, एक हॉल, लैट्रिन, बाथरूम, ठीक है ना, किचन वगैरह रहते हैं। उसके अलावा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी, जो कि आपको 2 बच्चों के लिए मिलेगी, 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी। एक बच्चे के लिए 33,750 अभी रेट है, तो 2 बच्चे के लिए आपको 67,500 मिलेगी। अब यह चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो बच्चा है उसका क्लास 1 से 3 क्लास पहले और 12th तक ना, मतलब क्लास 1 से पहले 3 क्लास तक
और 12th क्लास तक मिलेगी, 12th क्लास तक मतलब मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, उसके बाद TADA मिलती है अगर आपको कहीं स्कॉट ड्यूटी पर भेजा जाता है बच्चों के साथ। वैसे जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनको तो स्कॉट ड्यूटी पर जनरली नहीं भेजा जाता है, लेकिन कभी कभी जो टीचिंग स्टाफ कम रहते हैं उनकी उसके कारण कभी कभी भेजा जाता है, तो उसके केस में आपको TADA मिलेगी। तो TADA वही मिलती है आपको खाने के लिए, होटल का और आपका आने जाने के लिए। उसके बाद LTC मिले, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगी, तो स्टार्टिंग में आपको हर साल मिलती है 8 साल तक, उसके बाद 2 साल में एक बार मिलती है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के जो LTC का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पेंशन भी मिलती है, तो यहाँ पर पेंशन 2 तरह के से मिलती है, एक NPS एंड अभी गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा कि आप NPS लेना चाहते हैं कि UPS, तो आप जो चूज करेंगे उसी का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति में अभी तक मैक्सिमम लोगों ने NPS ही रखा है, ठीक है ना। तो न्यू पेंशन स्कीम, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम बोला जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको मिलेगा। उसके अलावा जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो 8th पे कमीशन के अनुसार आपका सैलरी मिलने लगेगा। तो जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो सैलरी मिल रहा था उसका लगभग डबल आपको मिलने लगेगा 8th पे कमीशन में। अब 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन आपको मिलना चालू होगा लेट से, ठीक है ना। तो जितना भी लेट से मिले तो फिर लेकिन एरियर आपको मिल जाएगा, एरियर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो वेकेशन की लीव मिलती है, जो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन को, तो वो केवल वेकेशनल स्टाफ को मिलती है, ऑफिस वाले को नहीं मिलती। ऑफिस वाले नॉन वेकेशनल स्टाफ में आते हैं, तो ऑफिस वाले को नहीं मिलती है, ठीक है। और जो 10% स्पेशल अलाउंस नवोदय विद्यालय में मिलता है वो भी केवल टीचिंग स्टाफ को मिलता है, जो टीचर लोग रहते हैं उन्हीं को मिलती है, ठीक है ना। जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनको 10% स्पेशल अलाउंस नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब ड्यूटी की बात किया जाए तो ड्यूटी कुछ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और कुछ लिखा हुआ है वो भी बताऊँगा। तो जो लिखित पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ईमेल का काम मुख्य रहेगा, ठीक है ना। ईमेल का काम मिले, जैसे डेली ईमेल आपको आते रहते हैं, 8, 10, 15 ईमेल डेली आपके स्कूल का जो ईमेल आईडी है उस पर आएगा। तो उस ईमेल को आपको प्रतिदिन चेक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 ईमेल आईडी होते हैं, एक तो एक मेन ईमेल आईडी होगा, एक CBSE का होगा। तो दोनों आईडी आपको चेक करना होगा। चेक करेंगे तो जो भी ईमेल आ रहा है उसको प्रिंट करना होगा, प्रिंसिपल से मार्क कराना होगा, ठीक है ना। उसको प्रिंसिपल जिसको मार्क करेंगे उसे नोट भी करवाना होगा। तो आपको खुद से जाकर नहीं करवाना होगा, आपके ऑफिस में MTS रहेंगे या और दूसरे लोग रहते हैं ग्रुप D स्टाफ, ठीक है ना। तो उनसे आप बोल देंगे तो वो नोट करा के ला देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी वो उसमें एक्शन करना है, जैसे कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी ना, जो भी लेटर आता है उसके साथ एक गूगल लिंक भी आता है। तो लेटर में जो भी बोला जाता है उसके आधार पर आपको गूगल लिंक में कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा फीड करनी होती है, ठीक है ना। तो उस जो गूगल लिंक भर लेंगे तो उसको प्रिंट आउट करके प्रिंट लेके और उसको प्रिंसिपल से साइन भी करवानी होती है, उसको फाइल में लगानी होती है। उसके अलावा जब भी आप जो भी लेटर आया था उसको एक्शन हो जाता है तो उसको आपको फाइल में लगाना होगा, कंसर्न फाइल में और साथ में गार्ड फाइल में भी, ठीक है ना। उसके अलावा जो डायरी डिस्पैच का भी आपको काम करना होगा। डायरी जो भी लेटर आती है उसको रिसिप्ट रजिस्टर में एंट्री करते हैं, उसे डायरी करना बोलते हैं। और जो भी लेटर यहाँ से किसी दूसरे ऑफिस में जाता है तो उसे भी एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं और उसे डिस्पैच करना बोलते हैं। उसके अलावा स्टोर का चार्ज भी मिल जाता है। तो जैसे कि JNP में बहुत सारे स्टोर होते हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी, स्टूडेंट स्टेशनरी, डेली नीड्स, यूनिफॉर्म, कंप्यूटर और बेडिंग आइटम और बहुत सारा तरह के बेडिंग आइटम हो गया, फर्नीचर हो गया, M&R हो गया, मेस हो गया। तो इस तरह से तो हो सकता है आपको 2-3 स्टोर दे दिया जाए या 4-5 दे दिया जाए, या डिपेंड करता है। जैसे 3 LDC होते हैं तो कुछ सभी बांट दिया जाता है, कुछ टीचर्स को भी दिया जाता है, ठीक है ना, उस तरह से। उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट होते हैं JNP में, जैसे एक होता है NVS ट्रांसफ़र पोर्टल का, एक नवोदय एक स्कूल का वेबसाइट होता है। उस तरह से बहुत से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का भी एक वेबसाइट होता है, JNVST का वेबसाइट होता है, ठीक ना। तो सभी जो वेबसाइट होता है जब उस पर काम चलता है, जैसे JNVST के समय JNVST का वेबसाइट पे जो फॉर्म वगैरह भराता है, तो फॉर्म तो आपको नहीं भरना होगा, लेकिन जो भी वहाँ से फॉर्म भरा जाता है तो उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके रखना होता है, ठीक है ना। उस तरह से एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके रखना होता है। JNVST के काम में भी आपको हेल्प करना होता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे ठीक करना है, तो वो भी आपको ठीक करनी पड़ती है। उसके बाद जब NVS ट्रांसफ़र पोर्टल ट्रांसफ़र का काम चलता है तो उसमें ट्रांसफ़र रिलेटेड भी आपको काम मिल जाती है। जब अपार भरा जाता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो ये ऑनलाइन भरी
जाती है तो उसमें भी आपको काम मिलता है, ठीक ना। उसके अलावा प्रॉपर्टी रिटर्न वगैरह भरा जाता है तो उसमें भी आपको काम मिल जाता है। उसके अलावा जो अदर वेबसाइट है जैसे यूडाइस, तो यूडाइस में जो बच्चे का जो डेटा है उसको एंट्री करना होता है, उसको अगले क्लास में जाते हैं तो उसको प्रमोट करना होता है, तो वो सारे काम भी मिलते हैं। उसके अलावा स्कूल वेबसाइट को अपडेट वगैरह करना भी आपको पड़ सकता है, ठीक ना। वैसे तो यहाँ कंप्यूटर टीचर होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको करना पड़ सकता है। उसके अलावा अदर वेबसाइट होते हैं जैसे SIS.NBSonline.in, तो इसमें क्या होता है जो स्टूडेंट रहते हैं उनके इन्फॉर्मेशन इसमें फील्ड किए जाती है। जैसे यूडाइस में स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डाला जाता है उसी तरह से NBS ऑनलाइन में भी। उसके अलावा जो विद्यालय का बहुत सारा सोशल मीडिया अकाउंट होती है जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो जो भी विद्यालय में एक्टिविटीज़ हो रही है CC एक्टिविटीज़ तो उसका फ़ोटो वगैरह वहाँ शेयर करनी होती है। उसके अलावा कोई भी अदर आपको काम दिया जाता है, ठीक ना। उसके अलावा स्कूल का जो रजिस्टर होता है, फाइल होता है, उसको मेंटेन करना, जैसे एडमिशन रजिस्टर, लीव रजिस्टर, ठीक ना। मार्कशीट इशू रजिस्टर, जैसे 10th के बच्चे पास किए, 12th के बच्चे पास किए तो उसको जो मार्कशीट देते हैं तो इशू रजिस्टर बनता है, तो उसको भी मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जैसे टाइपिंग वगैरह काम, टाइपिंग तो आपका मुख्य कार्य में रहेगा, जैसे लेटर टाइपिंग, कोई डेट एक्सेल सीट में कुछ टाइपिंग करना रहेगा, ठीक है ना, इस टाइप से काम रहेगा। उसके अलावा डेली कंजम्पशन रेडनेस का भी आपको काम मिल जाता है, जैसे DCR बनाना वगैरह, डेली कंजम्पशन रिपोर्ट बनाना होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप एक सिंगल JC को करना होगा, तो वहाँ स्कूल में 3 JC होते हैं तो तीनों में काम बांट दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही को दिया जाता है, तो काम बांट दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो लिखित में काम है, जो NVS का जो क्या बोलते हैं उसको लेटर है तो उसमें दिया हुआ है, तो उसमें जो मुख्य काम दिए हैं वो तो बहुत कम है, क्योंकि वो पुराने ऑर्डर था ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JC को पहले LDC बोला जाता था, लोअर डिवीजन क्लर्क, तो यहाँ 3 काम दिए हैं, टाइपिंग, फाइलिंग वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल एंड रिकॉर्ड, और तीसरा है डायरी एंड डिस्पैच। तो ये पुराना है, ठीक ना। तो अभी जो प्रेजेंट में काम किया जाता है तो उसका ऑर्डर तो वैसे नहीं निकला है, लेकिन जो जनरली काम किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया वो सारे आपको काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि LDC के यहाँ 3 काम लिखे हुए हैं और नीचे एक स्टोर कीपर का काम लिखा हुआ है। तो स्टोर कीपर के ये सारे जो काम लिखे हुए हैं, तो स्टोर कीपर का पोस्ट अब बंद हो गया है। स्टोर कीपर का कोई काम मतलब पोस्ट ही नहीं है। तो स्टोर कीपर और LDC दोनों का जो पोस्ट है उसको मिला के JC बना दिया गया। तो स्टोर कीपर एंड LDC दोनों काम JC को करना होता है। उसके अलावा कुछ अदर काम, जैसे आजकल आप बताइए कि इंटरनेट की ज़माना है, तो आज का सारा काम ईमेल पर होता है, वेबसाइट पर होता है। तो वेबसाइट रिलेटेड वर्क एंड ईमेल रिलेटेड वर्क भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के वीडियो बनाया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उस पोस्ट का भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।